रात जसवंत और हमारे नए साथी ने मुझसे अलहदा गुजारी। अगले रोज मुझे मालूम हुआ जसवंत ने नए साथी को तो एक सराय में कयाम के लिए जगह दिलवा दी थी, जबकि खुद उसने रात होटल में बसर की। दूसरे दिन अला सुबह हम लोग मंसूबे के मुताबिक इकट्ठे हो गए। हम तीनों ने भी आम किस्म का लिबास पहन रखा था। सिर्फ नए साथी ने बतौर एहतियात गर्म चादर ओढ़ रखी थी। हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पहुंचने तक उसकी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहे। एक दरमियाने दर्जे के होटल में नाश्ता करने के बाद हम तीनों उसी बाग में इकट्ठे हो गए। यहाँ एक महफूज कोने में बैठकर करीबन 2 घंटे की बहस व तमहीज के बाद बिल आखिर जसवंत और मैंने इत्तेफाक की राय से अपनी दास्त के मुताबिक सरहद अबूर करने के लिए एक बेहतरीन जगह मुंतखब कर ली थी। जसवंत और मेरे साथी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं दिल्ली से वापस पलट जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें तन्हा छोड़ना गवारा न किया। मैं चाहता था अपनी आंखों से उन्हें बहिफाजत सरहद पार करता देख सकूं। मेरे बजिद होने पर वो मुझे सरहदी इलाके तक साथ ले जाने पर रजामंद हो गए। रेलवे टाइम टेबल से हमने मालूमात हासिल की और एक ऐसी गाड़ी का इल्म हुआ जो हमें हमारे मतलूबा स्टेशन पर शाम के वक्त पहुंचाती थी। वो दिन भी हमने दिल्ली में गुजारा और दूसरे रोज अला सुबह ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल को चल दिए। इस मर्तबा हम तीसरे दर्जे में आम भारतीय शहरियों के रूप में सफर कर रहे थे। हम आपस में कभी कभी इस तरह बात कर लेते थे जैसे एक ही डब्बे में सफर करने वाले मुसाफिर एक दूसरे से किया करते हैं। स्टेशन पर कोई खास सरगर्मी देखने में नहीं आई थी। गालबन इंडियन सिक्योरिटी को यह ख्याल गुजरा था कि हम दिल्ली से किसी और तरफ निकल गए हैं। गाड़ी शाम के करीबन 6 बजे हिंदूमल कोट पहुंची। छोटे से स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरते हुए हमने सामने नजर दौड़ाई तो हमें रेलवे लाइन टूटी नजर आई। यहाँ रेलवे लाइन का सिलसिला खत्म होता था, जिसके बाद पाकिस्तानी सरहद शुरू हो जाती थी। स्टेशन से बिल्कुल मुल्हका BSF की चेक पोस्ट बनी हुई थी। उसके अलावा खेतों में मुख्तलिफ जगह उन्होंने निगरानी के लिए टावर बना रखे थे। कुछ फासले पर एक मंदिर नजर आ रहा था जिसकी ऊंची छत के एक कोने में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सिपाही आंखों से दूरबीन लगाए अतराफ का जायजा ले रहा था। वो सिर्फ पाकिस्तानी इलाके ही पर नजरें रखे हुए नहीं था, बल्कि इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों से भी बाखबर था। जैसे ही उसकी दूरबीन का रुख प्लेटफार्म की तरफ हुआ, न जाने क्यों मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। करीबी देहात के रहने वाले लोग खेतों में चलते हुए गांव की सिमत जा रहे थे। तयशुदा प्लान के मुताबिक हम लोग डब्बे से उतरते ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। उन्होंने तो करीबी देहात की तरफ जाने वाली पगडंडी का रुख किया, जबकि मैं मुखालिफ सिमत शहर की जानिब चल दिया। रेलवे स्टेशन से पाकिस्तानी सरहद का फासला बमुश्किल 1 फरलांग बनता था। जसवंत और मेरे साथी ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था जो उन्होंने इतने खतरनाक इलाके को सरहद अबूर करने के लिए मुंतखब किया। उनका ख्याल था कि भारतीय सिक्योरिटी की नज़रों में आने तक वो कम अज कम आधा फासला तय कर लेंगे और आधा वो अपनी कुव्वत इरादी के बल पर भागकर भी तय कर सकते थे। मेरे साथी का ख्याल था कि गोली लगने की सूरत में भी वो कम अज कम पाकिस्तानी इलाके में गिरेंगे। इस तरह अपने वतन की खाक तो नसीब होगी। वो एक दफ़ा फरार होने के बाद दोबारा जिंदा भारतीय हुकूमत के हाथ नहीं आना चाहता था। मैं उसके जज्बे की दाद दिए बगैर रह न सका। जसवंत ने भी उसकी ख्वाहिश और जज्बात के एहतराम में उस इलाके पर इत्तेफाक राय किया था और अब वो दोनों जियाले कदम बेकदम अपनी सरहद की तरफ गामजन थे। मैं स्टेशन के एक गोशे में पेशाब करने के बहाने बैठ गया। मेरी नजरें उन पर ही जमी हुई थीं। सर्दियों के मौसम की वजह से सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन अभी तक इतनी रोशनी जरूर बाकी थी जिसमें मुझे पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट पर लहराता हुआ सबसे लाली परचम साफ दिखाई दे रहा था। रेंजर्स की पोस्ट दरख्तों के झुंड में गहरी होने की वजह से गो के दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में वो सब कुछ महसूस कर सकता था जो वहां मौजूद था। खाके वतन के इतने नज़दीक होने की वजह से मुझ पर एक खास किस्म का जज्बाती कैफियत तारी थी। पाकिस्तानी फिजाओं की सिमत से आने वाली हवाएं मुझे एक गोने तमानियत का एहसास बख्श रही थीं। मेरे दिल में मौजूदन वतन की मोहब्बत के लिए मेरे जज्बात दुचंद हो गए थे। मेरा जी चाहता था मैं इन गासबों पर कहर बनकर टूट पड़ूं जो मेरी तकद्दुस माप धरती की तरफ मैली नजरों से देख रहे थे।
मेरे दोनों प्यारे एक दूसरे के पीछे पीछे देहातियों के साथ गांव की सिमत जाने वाली पगडंडी पर रवां दवां थे। आगे आगे जसवंत था, उसके पीछे मेरा साथी। जसवंत के दाएं हाथ में देहाती तर्ज का कपड़े का थैला पकड़ा हुआ था, जिसमें एक रिवॉल्वर और उसकी गोलियों के अलावा कुछ नहीं था। उसने थैला कुछ इस तरीके से पकड़ा था कि चंद लम्हों के नोटिस पर भी वो रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग कर सकता था। मेरे साथी ने एक गर्म चादर ओढ़ रखी थी, उसके दोनों हाथ चादर के अंदर थे और एक हाथ में उसने भी रिवॉल्वर थाम रखा था। दोनों साथी चलते चलते अब उस मकाम पर पहुंच गए थे जहां से एक रास्ता गांव की सिमत जाता था और दूसरा पाकिस्तानी सरहद की तरफ। अभी वो बमुश्किल 2-3 कदम ही चल पाए थे कि मैंने स्टेशन के करीब मंदिर पर बनी चेक पोस्ट पर निगरानी करने वाले मुहाफिज को चौंकते देखा। उसने अपनी दूरबीन एक तरफ रख दी और गले में लटकी विसल को मुंह में दबा लिया। विसल की तेज आवाज मुझे वहां खड़े बखूबी सुनाई दे रही थी। खतरे का एहसास होते ही स्टेशन से मुल्हका बीएसएफ पोस्ट से मैंने बारी बारी बाहर निकलते हुए 5 मुसल्ला सिपाहियों को देखा। यहाँ ऐसे वाकयात अक्सर रूनुमा होते रहते थे। शायद यही वजह है जो पहले से तैयार सिपाही यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे। स्टेशन से ये मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे अलावा भी वहाँ मौजूद काफी लोग महवे तमाशा थे। विसल की आवाज सुनते ही बेख्तियार मेरा हाथ अपने कपड़ों में छुपे रिवॉल्वर को टटोलने लगा। मैं अकेला एक मामूली सी रिवॉल्वर से उन लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, अलबत्ता जान जरूर गिनवा सकता था जिससे किसी को कोई फायदा ना पहुंचता। मेरी हालत का अंदाजा आप बखूबी फरमा सकते हैं कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं अपने साथियों की कोई मदद करने से कासिर था। मैं बुत बना अपनी जगह खड़ा भागते हुए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देख रहा था। जैसे ही मेरे साथियों को ताक़ुब का एहसास हुआ, मैंने जसवंत को रुकते देखा। उसने हाथ के इशारे से मेरे साथी को एक सिमत रहनुमाई की थी। उनसे 15-20 गज के फासले पर ही पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। चंद लम्हे तो मेरे साथी ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, फिर अचानक वो पाकिस्तानी इलाके की सिमत झुकते हुए भागने लगा। जसवंत अचानक पलटा। उसने एक दरख्त की आड़ लेकर अपने ताक़ुब में आने वालों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। उसे फायरिंग करते देखकर भारतीय सिपाही वहीं रुक गए। गालबन वो खासे तरबियत याफ्ता लोग थे, क्योंकि चंद सेकंड में ही उन्होंने जमीन पर लेटकर पोजीशनें ले ली थीं और अब उनकी खुदकार राइफलें शोले उगलने लगी थीं, लेकिन बेसुध, क्योंकि जसवंत ने उनके जमीन पर गिरने का इंतजार नहीं किया था। वो भाग उठा और भागते हुए उसने रिवॉल्वर दोबारा लोड कर लिया था। वो कभी कभी रुककर एक आध फायर कर देता था। इस असना में किसी भारतीय सिपाही को यह हिम्मत ना हुई कि वो उठकर उसका ताक़ुब कर सके। जसवंत के चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भागने का अंदाज देखकर मैं ही क्या, स्टेशन पर महवे तमाशा बाकी लोग भी अश अश कर उठे। वो तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह सीधा नहीं बल्कि आड़ा तिरछा होकर भाग रहा था। उसके इस अमल में भी इतनी तंजीम और रब्त था कि कोई भी ये अंदाजा नहीं कर पाता था कि वो अचानक दाएं मुड़ेगा या बाईं तरफ। उसकी पोजीशन 8 के हिस्से वाली थी। इस असना में उसके अकब से फायरिंग की आवाज आई। गालबन मेरा साथी जो अपनी धरती पर पहुंच चुका था उसे कवरिंग फायर दे रहा था। बैनुल अक़वामी सरहद होने की वजह से भारतीय सरहदी अफवाज ज्यादा फायरिंग का खतरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि दोनों अतराफ में सरहदों पर हंगामी सूरत हाल कार फरमा थी और किसी भी मुल्क की फौज की तरफ से की गई कोई भी गैर मामूली हरकत दूसरी समत की अफवाज को इश्तियाल दिलाकर जंग की सूरत हाल पैदा कर सकती थी। भारतीय अफवाज चूंकि मशरकी पाकिस्तान में की जाने वाली तखरीबी कार्रवाइयों में पूरी तरह मुलविस हो चुकी थीं और मरकजी फौजी कमांड की नजरें भी मशरकी सरहदों पर लगी हुई थीं, इसलिए वो खामखा अपनी अफवाज को मगरबी महाज पर किसी जंग में उलझाने की पोजीशन में नहीं थे। उनकी तमाम तर तवज्जो मशरकी पाकिस्तान की तरफ मबसूल थी। मगरबी सरहद पर लड़ाई मोल लेने में जो खतरात पोशीदा थे उनसे भारतीय सुप्रीम कमांड भी बखूबी आगाह थी और वो अपनी अफवाज को बांटने के लिए हरगिज तैयार न थी। सरहदी अफवाज की फायरिंग बंद होते ही मैंने जसवंत और अपने साथियों को फिजा में उछलते देखा। गालबन वो जोश मुसरत से या फिर भारतीय सरहदी अफवाज को उनकी बेबसी का एहसास दिलाने के लिए ये हरकत कर रहे थे।
मेरे दोनों दोस्त आफियत से सरहद पार कर गए थे। खुशी के मारे मेरा दिल बिलियों उछल रहा था। चंद मिनट के बाद ही भारतीय सिपाही मुंह लटकाए वापस पिकड़ की तरफ आ रहे थे। स्टेशन पर मौजूद लोग दिल खोलकर भागने वालों को दाद दे रहे थे। मैं मुतमैन शहर की तरफ चल दिया। सुबह पहली गाड़ी से मैं बठिंडा चला गया, जहां मुझे एक अहम काम सौंपा गया था। बठिंडा में हमारी इतलात के मुताबिक दुश्मन कुछ नई दिफाई नौइयत की तामीरात कर रहा था। मुझे न सिर्फ उनका खोज लगाना था, बल्कि ये भी जायजा लेना था कि वहां किस नौइयत के हथियार नस्ब किए जा रहे हैं। मिशन की अहम नौइयत ने एहसास जिम्मेदारी को बढ़ा दिया था। मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था। अजनबी शहर, अजनबी लोग और किसी हद तक अजनबी माहौल। मैंने भारतीय मुआशरे में गो के खासे मजबूत कदम जमा लिए थे, लेकिन मैं अपने उन इक़दामात की वजह से शहर की हद तक ही महफूज रह सकता था। दिफाई नौइयत के अहम मकामात के गिर्द फैले हुए भारतीय इंटेलिजेंस की जाल में से रास्ता बनाना बच्चों का खेल नहीं था। बठिंडा में शाम के वक्त पहुंचा था। एक होटल में मैंने सफरी एजेंट की हैसियत से क़याम किया। शाम को मैं शहर का चक्कर लगाकर अपने टारगेट से मुतल्लिक थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करके होटल वापस आया तो अपने कमरे में जाने की बजाय होटल के डाइनिंग हॉल में ही जाकर बैठ गया। मुझ पर सुबह से ही खासी बोरियत सवार थी। एक तो पैसेंजर ट्रेन का सफ़र ही थका देने वाला था, फिर सारा दिन धक्के खाने के बावजूद मुझे अपने काम की एक बात भी मालूम नहीं हुई थी, सिवाय उसके कि नई फौजी नौइयत की तामीरात किस जगह हो रही हैं और ऑफिसर इंचार्ज कौन है। एक कोने में लगी खाली मेज के गिर्द कुर्सी घसीट कर मैं बैठ गया। मुझे बैठे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब मैंने एक सिख नौजवान को सारे हाल में बेचैनी से नजरें दौड़ाते देखा। करीबन हर मेज पर एक से ज्यादा लोग बैठे थे। वो सीधा मेरी तरफ चला आया। सत श्री अकाल, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। जवाब में मैंने भी फतह बुलाई। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ महाराज, उसने बड़ी इनकिसारी से पूछा। क्यों नहीं बताइए, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। उसकी खुश इखलाकी से मैं खासा मुतासिर हुआ था, क्योंकि पंजाबी और फिर सिख बदतमीज भले ना हो, लेकिन इतने नरम और मुलायम लहजे में गुफ्तगू वाकई अजीब बात थी। आप क्या यहाँ क़याम फरमा हैं? उसने बैठते ही पूछा। जी हाँ, लेकिन फायदा कोई नजर नहीं आता, मैंने जवाब दिया। अगर बुरा ना मनाए तो अपना परिचय, प्रकाश नाम है मेरा, सेल्स एजेंट हूँ। कमीशन पर कोई काम भी कर सकता हूँ और पिछले 3 रोज से कोई बिजनेस नहीं मिला। मैंने उसका फिक्रा मुकम्मल कर दिया। बड़ा आनंद मिला आपसे मिलकर। मेरा नाम सोरन सिंह है। जलंधर में हमारी बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, मैंने अपनी फैक्ट्री का नाम बताते हुए कहा। आप क्या बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हैं? मुझे फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी। जी हाँ, पिताजी की ख्वाहिश है कि मैं घूम फिर कर कारोबार का जायजा लूं, उसने बेरे को इशारा करते हुए कहा। 2 काफी, मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही बेरे से कह दिया, जो मेरे लिए काफी ला रहा था। धन्यवाद, मैं तो जबरदस्ती का मेहमान बन बैठा। आदमी खासा दिलचस्प और यारबाश दिखाई दे रहा था। अगर आप मंजूर फरमाएं तो मैं आपके लिए कोई खिदमत अंजाम दूं। मैं कमीशन पर बहुत सी फैक्ट्रियों के लिए काम करता हूं, मैंने बड़ी चापलूसी से कहा। क्यों नहीं, उसने दिलचस्पी लेते हुए कहा। यहाँ शहर से बाहर छावनी बन रही है, वहाँ सुना है ऑफिसर इंचार्ज कोई आया है। बाकी तो सारा स्टाफ यूपी मार्का ही है, उससे खासा लंबा ऑर्डर मिल जाएगा मैस के बर्तनों का। ये आप कैसे कह सकते हैं? उसने बेचैनी से मेरी बात काटते हुए कहा। सरदार जी, सेल्समैनशिप मुझे विरासत में मिली है। मैं जो बात कहूँगा उस पर अमल करके दिखाऊंगा, मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा। भारत में कमीशन एजेंट के बगैर किसी कारोबार का तस्वुर ही नामुमकिन है। उस नौजवान से का ताल्लुक सिखों की कारोबारी कौम पापे से था। ये वो लोग हैं जो अमूमन पोठोहार के इलाके से मुतल्लिक हैं और यहाँ से हिजरत करके भारत गए थे। पापे अपने बच्चों को उस वक्त कोई कारोबार नहीं सौंपते जब तक कि उन्हें उनकी बसीरत का यकीन ना आ जाए या अपने ससुरों से उनके कारोबारी होने का सबूत हासिल ना कर लें। यह नौजवान अपने कारोबारी मिशन पर निकला था और चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा माल फरोख्त करके अपने माँ बाप की नजरों में मकाम हासिल कर सके।
उसको ऐसा कमीशन एजेंट मिल जाना जो उसका माल मामूली कमीशन के एवज फरोख्त कर सके बड़ी खुशबख्ती थी। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मुझे पापा सिख मिल गया था और वो भी फैक्ट्री के मालिक का बेटा। मेरे जहन ने एक शानदार मंसूबा तरतीब दे लिया था और अब मुझे उस पर अमल करने के लिए उसके लवाजमात वहाँ पहुँचाने थे। मैंने जो मालूमात अब तक हासिल की थी उनके मुताबिक ये दिफाई तामीरात फौज की निगरानी में हो रही थी। परचेज सेक्शन के लोग भी फौज से मुतल्लिक ही थे। यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज एक सिख कर्नल था। मुझे बर्तन बनाने वाली कंपनी का सेल्स एजेंट बनकर उस कर्नल तक पहुंचना था। काफी आ गई। नौजवान बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मैं काफी के घूंट भरता अपने मंसूबे की जुजियात पर गौर कर रहा था। मुझे बखूबी इल्म था कि मंसूबा बंदी में जरा सी ढील रह गई तो उसका नतीजा कितना खतरनाक होगा। एन मौके से एक पाकिस्तानी जासूस का गिरफ्तार हो जाना, वो मुझे फौरन गोली मार देते। लेकिन ये खतरा मोल लेना भी बहुत जरूरी था क्योंकि वक्त कम था और लंबी मुद्दत की मंसूबा बंदी का इंतजार नहीं किया जा सकता था। सरदार जी, आप क्या मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर सकते हैं? मैंने काफी पीते हुए उससे पूछा। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद उसने हाँ में जवाब दिया। बस तो बन गया काम, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। कैसे यार, कुछ मेरे पल्ले भी पड़े? उसने बेचैनी और इश्तियाक से पहलू बदलते हुए कहा। देखो महाराज, ऑफिसर इंचार्ज पंजाबी है और यहाँ माल सप्लाई करते हैं ज्यादातर गैर पंजाबी। मेरा ख्याल है हमारे पंजाबी होने का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम किसी न किसी तरह उस तक पहुंच जाएं। बस जरा हिम्मत की जरूरत है। उसकी आंखों में झांकते हुए मैंने मंसूबा बनाया। तो हुक्म कर यार, उसने ठेठ पंजाबी लहजे में मेरे कंधे पर हाथ मारा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।